हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी की, यानी कि नॉर्मलता की। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स और मोल कॉन्सेप्ट को समझा था, फिर उसके बाद मोलैरिटी की बात हमने की थी। तो आज उसी का एक अगला टॉपिक हम लोग लेके आने वाले हैं, नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता। तो नॉर्मेलिटी क्या चीज़ होती है? नॉर्मेलिटी क्या चीज़ होती है? जैसे आपने मोलैरिटी के अंदर बोला था कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो 1 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशंस, राइट। सो चलिए समझते हैं इस चीज को। सपोज करो अपने पास ये सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस के अंदर कितना अमाउंट है सोल्यूट का, यानी टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशंस में टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जितना भी होगा उसको बोलेंगे उस सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी। क्या बोल देंगे? नॉर्मेलिटी। क्लियर? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। इतनी बातें क्लियर होगी बच्चों। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको आप लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, यानी तुल्यांकी। क्या बोल देते हैं इसको? इक्विवेलेंट भी हम लोग बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बोलो या इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बोलो, ठीक है, दोनों सेम चीज है। यानी कि ग्राम तुल्यांकी बोलो या फिर तुल्यांकी बोल दो, दोनों सेम चीज है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी। कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बोलो या फिर इक्विवेलेंट बोलो, ठीक है। अच्छा, हिंदी में क्या लिखेंगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉर्मेलिटी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इतनी क्लियर हो गई सभी को? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? N इज इक्वल विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई विलियन का आयतन, विलियन का आयतन
किस में? लीटर में। क्लियर? तो ये हो गई हिंदी में बात। क्लियर है? यहां तक बात है? ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसका फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे कैसे? देखो, N इज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? ठीक है, तो WB बाई E डिनोटेड बाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000 कर लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, तो हमने क्या बोला? N इज इक्वल WB बाई E एंड डिवाइडेड बाई V बाई 1000। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अच्छा, देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पहले ये समझ लो। ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट। तो पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। क्लियर है? फिर इस फॉर्मूले को हम और समझेंगे अच्छे से। देखो, जिसको हम बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी, या इसी को हम बोलते हैं तुल्यांकी भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको समझो, ये क्या चीज है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होती है? ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल होता है वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट, बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार। तो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और इसी को हम लोग इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं WB से। ठीक, वेट ऑफ सोल्यूट को डिनोट करते हैं WB से, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल E से। सो देखो फॉर्मूला क्या होने वाला है। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वेट, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल WB बाई E। E यहां पर क्या होता है बच्चों? E को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। E होता है इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ, तो यहां पर हमने बोला था कि नॉर्मेलिटी इक्वल होता है भाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इट मींस WB बाई E। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार क्या होता है? सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इक्विवेलेंट वेट। इट मींस तुल्यांकी भार क्या होता है। ध्यान से देखो बच्चों, आपको पूरा डिटेल मिलेगी इस लेक्चर के अंदर नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, तो डाउट में ना रहे, अच्छे से देखें क्वेश्चंस, टॉपिक्स को। देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल क्या होता है? देखो इसको हम लोग E से डिनोट कर सकते हैं, तो मैं इसको E से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल E से। सो E इज इक्वल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। अब मैं इसको N फैक्टर लिखूं या फिर क्या लिखूं? इसको मैं लिखूं वैलेंसी फैक्टर, भी इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो ये होता है अपने पास इक्विवेलेंट वेट। सो दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? E इज इक्वल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, अब सवाल यह आता है कि मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? सभी को पता है मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देख लो एक बार। मोलर मास, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्लियर? सो आणविक द्रव्यमान किसका? विलेय का। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे N फैक्टर। N फैक्टर क्या होता है बात करते हैं। चलो सबसे पहले मोलर मास देखो।
मोलर मास, इट मीन्स आणविक द्रव्यमान। चलो अगर हमको निकालना नहीं है तो ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं मोलर मास। सपोज करो अपने पास निकालना है NaCl का, सो NaCl का मोलर मास कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सोडियम का कितना होता है बच्चों 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। हम मास की बात कर रहे हैं तो ऐड करो कितना हो गया 5.8 एंड 5, सो 58.5 NaCl का मोलर मास निकल के आया। एज इट इज ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं ग्लूकोज लिख दूं C6H12O6, तो बोलो ग्लूकोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, सो ये टोटल आएगा 180। ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, आप लोग उसको वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सपोज अपने पास क्या है, ग्लूकोज के बाद एक और ले लेते हैं हम लोग, यूरिया ले लेते हैं NH2 CONH2, तो दिस इज यूरिया। ये अपने पास क्या आ गया यूरिया। तो यूरिया का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो जरा, नाइट्रोजन का होता है कितना 12 × कितने नाइट्रोजन है 2, तो 2 कर दो, कितने हैं सॉरी 14 × 2, 14 × 2 कर दो, 2 नाइट्रोजन अपने पास, हाइड्रोजन कितनी है 4 प्लस 1 × 4 प्लस कार्बन कितना है 1, तो 12 प्लस एक ऑप्शन है 16, तो ये टोटल आएगा कितना 60। तो इस तरीके से हम लोग मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग बेंजीन का निकाल सकते हैं। देखो अगर हमें C6H6 दिया हुआ है तो कार्बन 12 × 6 प्लस 1 × 6, 12 6 या 72, सो प्लस 6, इट इज इक्वल टू 78। तो ये मोलर मास निकालने का तरीका है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बता रखा है मोलैरिटी वाले टॉपिक में। क्लियर है बच्चों, तो मोलर मास निकाल दिया। अब एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ गई। नॉर्मेलिटी इज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि ये क्या चीज होती है, ये होती है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी विलेय का द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी भार। अब सवाल ये आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो अपने को पता है जो मास होगा सॉल्यूट का, लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है। सो इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार इज इक्वल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। सर मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलर मास निकालने के तरीके ये हैं अपने पास। ठीक है, हमें पर्टिकुलर मास पता होना चाहिए एलिमेंट्स के, तो आराम से हम लोग कंपाउंड्स का मोलर मास निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एन, यानी कि एन की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें, ये अगला सवाल खड़ा होता है। चलिए सो अब हेडिंग लगा लो, अगली हेडिंग लगा लो एन फैक्टर या कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर भी इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखना, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई, वैलेंसी फैक्टर हर किसी के लिए अलग होगा। फॉर एसिड, एसिड के लिए हम लोग अलग से निकालेंगे। फॉर बेस, बेस के लिए अलग से फाइंड आउट करेंगे एन फैक्टर। क्लियर। और फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए हम लोग अलग से फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स अम्ल के लिए निकालेंगे, क्षार के लिए फाइंड आउट करेंगे और लवण के लिए भी हम निकालेंगे। क्लियर होगी बातें। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर एसिड। एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो एन फैक्टर हमने यहां लिखा हुआ है, एसिड के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एसिड के लिए हमने कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉल्ड एन फैक्टर फॉर एसिड। भाई टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जितने एसिड में होंगे वही उसके लिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, लाइक HCl, ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो बोलो यहां से एन फैक्टर कितना निकल के आया, दिस इज इक्वल 1। और एक बात याद रखना है, जितना इसका एन फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही होगी, उसकी बेसिसिटी भी उतनी होगी, जिसको बोलते हैं क्षारीयता। क्लास 12th में यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इस कंपाउंड की क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी कितनी होगी। तो बेसिसिटी अगर आपसे पूछ रहा है तो जितना नंबर ऑफ
H पॉजिटिव आयन होगा उतना ही वहां पे क्या होगा, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी को भी हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। किसी कंपाउंड में जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ही होगी। हमेशा याद रखना एक बात को, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। इज इट क्लियर? चलिए तो अगला लेते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो बोलो कितना H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव। तो N फैक्टर कितना आ गया, N फैक्टर इज इक्वल 1। तो बोलो इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी, यानी क्षारीयता कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो बेसिसिटी कितनी, बेसिसिटी भी हो जाएगी 1। यानी ये हो गया मोनोबेसिक। जिसकी बेसिसिटी 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। दिस इज मोनोबेसिक। तो ये भी क्या है अपने पास, मोनोबेसिक है। एक को बोलते हैं मोनो और बेस है तो क्या बोलेंगे, बेसिक। यानी बेसिसिटी है तो फिर बेसिक बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो एसिड के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे समझे, आगे देखो। एक और एसिड ले लेते हैं। सपोज करो अपने पास H2SO4 दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। ब्रेक करेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये बनता है। तो N फैक्टर कितना आएगा यहां से, दिस इज 2। N फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ H कितने हैं, 2 हैं। देखो 2H पॉजिटिव है ना, क्लियर। तो बोलो बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी इसकी, यानी कि क्षारीयता कितनी हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगी 2। तो ये क्या हो गया, डायाबेसिक। ठीक है, ये कैसा हो गया, डायबेसिक कंपाउंड है। कौन, H2SO4। H2SO4 की अगर आपसे बेसिसिटी पूछता है तो आप डायरेक्ट बता दोगे जितने उसमें H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर बेस। बेस के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। N फैक्टर फॉर एनी बेस, N फैक्टर फॉर एनी बेस, total number of OH negative ion called N factor for any base। किसी भी बेस के लिए N फैक्टर कितना होगा, जितना उसमें OH नेगेटिव आयंस होंगे। क्लियर? देखो सपोज अपने पास एग्जांपल ले लेते हैं एक, NaOH will give Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बोलो इसमें OH नेगेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो N फैक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज 1। N फैक्टर 1 हो गया तो इसकी एसिडिटी होगी, इसकी क्या होगी, एसिडिटी। तो एसिडिटी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमेशा याद रखना जितना OH नेगेटिव उतनी एसिडिटी, यानी जिसको हम बोलते हैं अम्लीयता। हिंदी में क्या बोलते हैं एसिडिटी को, अम्लीयता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि NaOH की अम्लीयता कितनी होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक कंपाउंड। ये कैसा हो गया, मोनो एसिडिक हो गया। नाउ सेकंड इज, सपोज आपने को KOH दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब बोलो यहां OH नेगेटिव कितना है, 1 OH नेगेटिव। तो बोलो N फैक्टर कितना आएगा, N फैक्टर इज इक्वल कितना, 1। और बोलो एसिडिटी कितनी हो जाएगी इस कंपाउंड की, यानी अम्लीयता कितनी होगी, दिस इज 1। एसिडिटी भी 1 होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे OH नेगेटिव कितना मिल रहा है, 1। तो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, अभी देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो तीसरा एग्जांपल देखो बच्चों। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज BaOH होल ट्वाइस। सेकेंड ग्रुप का एक बेस ले लेते हैं। तो BaOH होल ट्वाइस जब ब्रेक करोगे तो बनेगा Ba प्लस 2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो कितना OH नेगेटिव आया, 2। तो बोलो यहां से N फैक्टर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना इस चीज को, कितना हो जाएगा, 2। जितना OH नेगेटिव उतना N फैक्टर बेस के लिए। ठीक है, चलिए बोलो एसिडिटी कितनी हो जाएगी इसकी, अम्लीयता कितनी हो जाएगी, बोलो अम्लीयता यानी कि एसिडिटी कितनी, 2। तो ये क्या हो जाएगा, डाया एसिडिक इन नेचर।
डाया एसिडिक इन नेचर। ऐसी अगर हम ले लें MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या देगा अपने को Mg प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से भी n फैक्टर इज इक्वल टू और एसिडिटी ऑल्सो इज इक्वल टू। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं क्षार के लिए, सॉरी सॉल्ट के लिए, इट मींस लवण के लिए। तो ये तो हमने बात करी एसिड और बेस की। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लवण यानी सॉल्ट की। तो तीसरा अपने पास है n फैक्टर फॉर एनी सॉल्ट, इट मींस लवण। तो लवण के लिए बात करते हैं भाई। देखो जैसे अपने पास NaCl है, एग्जांपल NaCl एक सॉल्ट है, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो कैसे बताएंगे हम लोग कि n फैक्टर एसिड सॉल्ट के लिए क्या होगा। तो पहले एक लाइन लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज देखोगे या नेगेटिव चार्ज देखोगे, तो हम लोग पॉजिटिव से ही वैसे तो काम चला लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड n फैक्टर फॉर एनी सॉल्ट, कॉल्ड n फैक्टर फॉर एनी सॉल्ट। तो जितने भी उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सॉल्ट के लिए n फैक्टर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl ले लें, सो NaCl हमें पता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव कितना है, एक, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, सोडियम कितना है, एक ही तो है पॉजिटिव। तो बोलो n फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए। सो n फैक्टर इज इक्वल कितना बोलो बच्चों 1। क्लियर? एक और सॉल्ट ले लें AlCl3। ठीक, सबको पता है AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड होता है। ठीक है, इसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा Al प्लस 3 Cl नेगेटिव। अच्छा, Al प्लस 3 क्यों बना, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास लास्ट आउटर मोस्ट कितना होता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस 3 बनेगा। तो बोलो n फैक्टर कितना आ जाएगा इसके लिए, दिस इज इक्वल 3। कितना आया n फैक्टर 3। अच्छा सपोज करो ऐसा कुछ होता, 2AlCl3 होता, तो क्या बनता 2Al प्लस 3 बनता और प्लस 6Cl नेगेटिव बनता, यही बनता। तो तब यहां पे n फैक्टर कितना होता, n फैक्टर अभी ध्यान से देखो कितना होता, 3 2 6, यानी कि एक Al के पास 3 चार्ज है तो 2 के पास कितना होगा 6, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। तो सबको कैलकुलेट करना आ गया n फैक्टर। क्लियर है यहां तक वैल्यू, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो n फैक्टर हमने सीख लिया, उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं बोलो, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको n फैक्टर निकालना आ गया। और हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया मोलर मास निकालना, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चलिए तो फटाफट से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सो इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट जिसको हम बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्लियर? पहले तुल्यांकी भार निकालना ही सीखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना जब तक नहीं सीखोगे तब तक ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालोगे तो फिर नॉर्मेलिटी नहीं निकलेगी। क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो n फैक्टर को तो हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। सो E इज इक्वल, मोलर मास को क्या लिखते हैं mb, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं mb, डिवाइडेड बाई n फैक्टर को मैं n लिख रहा हूं तो समझ जाना कि ये n फैक्टर ही है। ठीक है, तो E इज इक्वल mb बाई n, ये हो गया फॉर्मूला। तो आप सपोज करो आपने को क्वेश्चन दिया हो 2 ग्राम ऑफ, या फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फॉर, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट
ऑफ 2 ग्राम NaOH सॉल्यूट। 2 ग्राम NaOH सॉल्यूट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालो, यानी कि तुल्यांकी भार निकालना है। क्या बोल रहा है? 2 ग्राम NaOH विलेय के लिए इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार का कैलकुलेशन कीजिए। तो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूट। तो क्या करोगे? E इज इक्वल होता है mb बाई n फैक्टर। ठीक, तो NaOH दिया है, तो NaOH के लिए n कितना हो जाएगा बोलो? अभी हमने बताया था बेस के लिए क्या होता है, जितना OH नेगेटिव आता है, तो n कितना हो गया यहां से 1। सो mb कितना होता है NaOH का 40। कैसे पता? Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो दिस इज 40। तो 40 बाई n कितना आया? 1। तो बोलो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका? 40 आ गया। इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 40 आ गया। क्लियर हो गई बात? फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, दूसरा देखते हैं। जैसे आपको दिया हो, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हो 5 ग्राम ऑफ क्या ले लें? चलो ये ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसके लिए निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो बोलो CaOH को तोड़ोगे पहले, टूटेगा तो क्या बनेगा? Ca + 2 OH नेगेटिव। तो बोलो यहां से n कितना आया? n कितना आया बोलो? 2, क्योंकि ये भी एक बेस है और कितना OH निकल के आ रहा है? 2 नेगेटिव, तो n कितना हो गया? 2। सो बोलो अब कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल mb बाई n। अब इसके लिए n कितना आ गया? 2, और mb कितना होगा CaOH का होल ट्वाइस का? निकाल लो CaOH ट्वाइस का। CaOH ट्वाइस का कितना आएगा? कैल्शियम का 40 प्लस 2 ऑक्सीजन 16 इंटू कितना? 2 प्लस और कितना आ गया? 2। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा अपने पास 40 प्लस 32 प्लस 2, तो यह आ गया अपने पास 40 प्लस 34। क्लियर? तो यह आ जाएगा अपने पास 4 और 7, कितना आ गया? 74। तो फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से हम लोग। ठीक, तो अब रख लो वैल्यूज को। mb कितना आ गया? 74। n कितना आया? 2। तो निकाल सकते हैं, काटा पीटी कर लो। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा, सो 37 आ गया। तो E कितना आ गया यहां से? 37, यानी कि हमने निकाल दिया इक्विवेलेंट वेट। कितना आया? 37। तो निकाल सकते हैं आराम से यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंट, यानी ग्राम तुल्यांकी या तुल्यांकी। क्लियर हो गया? ग्राम तुल्यांकी या तुल्यांकी, हम इसी को बोलते हैं। चलिए अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल था अपने पास, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल था वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी WB बाई E। सो WB हमको दिया होगा, E हम लोग निकालना जानते हैं, तो बोलो WB बाई MB डिवाइडेड बाई N। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल होता है MB बाई N। पूरी डिटेल बता रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल वीडियो डिटेल में दे रहा हूं। इनटू N, N ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा? MB। तो ऐसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? ये निकल के आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन देखो, सपोज आपको दिया हो 2 ग्राम NaOH, तो 2 ग्राम NaOH के लिए हम लोग अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा, बोलो क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट? WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 2 ग्राम, सो 2 इंटू N कितना हो जाएगा NaOH के लिए? 1 निकाल चुके हैं। MB कितना होता है? 40, तो काट लो,
तो ये हो जाएगा अपने पास 1/20। अब 1/20 का मतलब कितना हो गया? 0.0 कितना आया? 5। तो 0.05 के समथिंग समथिंग ये वैल्यू आपकी आएगी। क्लियर? तो यह आ गया इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मिटोल दें। अब खोलते हैं नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल डिटेल में वीडियो दे रहा हूं एक एक करके, कुछ भी मिसिंग नहीं है। सो नॉर्मेलिटी इक्वल हम लोगों ने क्या लिखा था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB/E। ग्राम इक्विवेलेंट यही था अपने पास, निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ml में दिया होगा तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब E को भी खोलो, पहले E को नीचे ले आओ। सो V इंटू ई, और ऊपर चला गया 1000, ये 1000 ऊपर चला गया, E नीचे आ गया। तो बोलो क्या हो जाएगा अपने पास? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V इंटू, अब ये E क्या होता है? E होता है MB/N। अब ये N फिर से ऊपर चला गया, तो बोलो अब N इक्वल क्या आ गया अपने पास? नॉर्मेलिटी इक्वल क्या आ गया? सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल WB इंटू 1000 इंटू N डिवाइडेड बाई V इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, उनके लिए ये पूरी डिटेल है। जिसको शॉर्ट में पढ़ना है वो डायरेक्ट यही फॉर्मूला याद रख सकता है। जिसको चीजें सीखनी नहीं है, सिर्फ लास्ट का उसको कंक्लूजन चाहिए और रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब समझो, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अभी सपोज करो आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा हो? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB को इधर ले आओगे, N को इधर ले जाओगे। देखो MB इज इक्वल क्या हो जाएगा? WB इंटू 1000 इंटू N फैक्टर डिवाइडेड बाई N इधर आ जाएगा, तो V इंटू नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला कब लगाओगे बच्चों? जब निकालना हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। तो पूरा लिख लो, विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर हो गया? तो जब हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो तब हम इस फॉर्मूले को यहां से चेंज करके ये बना लेंगे। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, विलेय का द्रव्यमान निकालना हो, तो फिर मैं WB ले आऊंगा। तो WB इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास? वॉल्यूम इंटू N फैक्टर इंटू, सॉरी N फैक्टर जो बोल रहा हूं, नॉर्मेलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपने पास? नीचे क्या आएगा डिवाइड में? N इंटू 1000, मतलब N फैक्टर इंटू 1000। तो दिस इज द फॉर्मूला जब हमको क्या कैलकुलेट करना हो? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट इट मींस विलेय का द्रव्यमान। तो ये है अपने पास पूरा का पूरा सेटअप जो नॉर्मेलिटी को डिफाइन करता है बहुत अच्छे से। इसके बाद रिलेशन बताने वाला हूं, तो ध्यान से इसको नोट कर लो बच्चों, पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अगर पूरा नॉर्मेलिटी का लेक्चर चाहिए तो पूरा देखो। आपको एक एक चीज यहां से मिलेगी, एक एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। जेई मेन से लेके नीट, एम्स, ये सारे टॉपिक्स जो भी पूछे जाते हैं यहां से, वो सारे मैं क्लियर करके दूंगा। क्लियर? तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अच्छा, चलो इरेज करें इसको। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपने लगाने हैं। अगर आपसे वेट ऑफ सॉल्यूट पूछता है तो आपने WB वाला फॉर्मूला लगाना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछता है तो MB वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट। अभी देखो एक रिलेशन देखो बच्चों। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी यहां पे? पहले यूनिट की बात कर लो। बताओ यूनिट क्या होगी नॉर्मेलिटी की? N इज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट को तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ही लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे? लीटर। तो फॉर्मूला यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट
पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट देखो रिलेशन, किस में, रिलेशनशिप इन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। कल हम मोलैरिटी खत्म कर चुके हैं, तो नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो मोलैरिटी इज इक्वल या मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। बोलो, मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलर मास को डिनोट करते हैं एम बी से, नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, इक्विवेलेंट वेट को डिनोट करते हैं ई से। अब और खोलो फॉर्मूला को, m इंटू एम बी इक्वल n इंटू इक्विवेलेंट वेट को बोलते हैं मोलर मास बाई n फैक्टर। तो एम बी से एम बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा m इंटू एन इज इक्वल नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल n इंटू मोलैरिटी बोल सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी दी हो, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी दी हो और n फैक्टर भी निकाल पाए वहां से, तो क्या नॉर्मेलिटी फिर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, क्वेश्चन देखो, सपोज आपको दिया हो 2m NaOH और बोल रहा हो फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, बोलो कर सकते हैं क्वेश्चन आराम से। मोलैरिटी दी हुई है, अपने को सोल्यूट दिया हुआ है NaOH, तो यहां से n पता लग जाएगा और नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो बोलो NaOH को ब्रेक करोगे, बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बेस है तो बेस के लिए क्या बोलते हैं, n इज इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो n कितना आ गया यहां से 1, तो अगर n 1 आ गया तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल n इंटू मोलैरिटी। अब मैं आपको पहले ही बता चुका था कल लेक्चर के अंदर, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर, और मोलर का मतलब मोलैरिटी दी है अपने को। तो 1 इंटू 2, मोलैरिटी कितनी है 2, तो कितना आ गया n, 2 आ गया, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अगर उल्टा भी दिया हो तब भी निकाल सकते हैं, देखो 2n NaOH, सो फाइंड आउट मोलैरिटी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपने को नॉर्मेलिटी दी हुई है, सोल्यूट दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालनी है, तो सेम करोगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल n इंटू एम, तो निकालना क्या है, m निकालना है, तो m इज इक्वल n बाई स्मॉल n, इट मीन्स नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी कितना दिया है 2, n फैक्टर कितना है 1, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 2 मोलर। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो यहां से आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन। अब एक और रिलेशन समझो, लास्ट फाइनल टच करेंगे इसको। देखो इक्विवेलेंट एंड मोल, मतलब तुल्यांकी और मोल में क्या रिलेशन है, रिलेशन इन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोल। अब समझो इक्विवेलेंट इक्वल होता है, मैं इक्विवेलेंट वेट की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट अलग चीज हो गई, वो मोलर मास बाई n फैक्टर होता है। मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल बच्चों होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये रिलेशन है किसमें, इक्विवेलेंट में। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना हो और आपको क्या दिया हो, मोल दिए हो और वैलेंसी फैक्टर दिया हो, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड आउट द
इक्विवेलेंट फॉर 2 मोल ऑफ NaOH। NaOH के 2 मोल के लिए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, तो बोलो NaOH के लिए n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल 1 और मोल कितना दिया हुआ है 2, तो इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी। सो तुल्यांकी इक्वल हो जाए अपने पास हो जाएगा, मोल दिया है 2 इंटू n फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 2। बात क्लियर हो गई यहां तक की? तो बहुत आसान सा लेक्चर था, आप लोगों को रिलेशन याद रखने हैं, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलेज याद रखने हैं, तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन यहां से लगेंगे।